Today we are starting your game supply. So game supply is covered under section 7(1)(b) and schedule number is 7. तो गेम सप्लाई होती है कि जैसे आप कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं और हम इसको सप्लाई मान लेते हैं। वो शेड्यूल 2 में मेंशन की गई है कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी डीम्ड सप्लाई मानी गए, तो वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस सी दिस वन। तो सप्लाई इंक्लूड्स डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 7। तो ये भी यही कहता है कि जो गुड्स और सर्विसेज आपको स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल 2 में वो आपकी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। The following are different activities which are treated as supply of goods or services। तो सिर्फ शेड्यूल 2 में देखना है आपने कि कौन सी एक्टिविटी स्पेसिफाई है जिसको आपने सप्लाई एज्यूम करना है। तो इसमें शेड्यूल 2 में आती है एंट्री नंबर 1। सबसे पहले ट्रांजेक्शन आती है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर किस किस टाइप की हमने लेनी है, तो एंट्री नंबर 1 इसके अंदर है क्लोज ए। हम कह सकते हैं एंट्री 1A। तो एक इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। जब आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया है तो वो सप्लाई मानी गई। टाइटल मतलब होता है उसकी जो ओनरशिप का राइट है। तो दिस कवर्स इवन अ प्लेन वेनिला ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स ईदर बाय वे ऑफ सेल और अदरवाइज। प्लेन वेनिला होता है बस सिंपल ट्रांसफर हो रही है, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, तो उसका मतलब है इसको सिंपली हम कहते हैं सेल और अदरवाइज। तो हमें पता ही है सेल को है ही सप्लाई। जिसका मतलब जब आपका ट्रांसफर हो रहा है टाइटल गुड्स में तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। तो वेयर एनी गुड्स आर गिफ्टेड टू एनी पर्सन। अब जैसे ट्रांसफर कैसे हो रहा है टाइटल गुड्स का, आपने गुड्स को जो है गिफ्ट दे दिया किसी को, टू एनी पर्सन से ए मोटर कार। सो गिफ्टेड बाय ए बिजनेसमैन टू हिज सक्सेसर। जैसे मोटर कार की बिजनेसमैन की उसने अपने सक्सेसर जो उससे जिसने उसका बिजनेस टेक ओवर किया है उसको उसने गिफ्ट दे दिया है, तो एक वुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर एंट्री पैरा 1 और एंट्री भी कह सकते हैं पैरा भी। तो पैरा 1 क्लोज बी में आता है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। अब आपने गुड्स में राइट जो था वो हमने ट्रांसफर कर दिया है, और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स या गुड्स में कुछ शेयर था जो डिवाइड नहीं हो सकता था उसको ये ट्रांसफर कर दिया है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, सिर्फ गुड्स जो हमने ट्रांसफर किए हैं उसमें राइट दे दिया उसको। ठीक है, तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो किस टाइप के आते हैं इन दिस केस, द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फॉर यूज बाय रिसिपेंट बट ओनरशिप मींस टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रिसिपेंट। तो इसमें हम गुड्स से ट्रांसफर करते हैं यूज करने के लिए, रिसिपेंट यूज करेगा और इसकी ओनरशिप हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो एक है जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसको हमने सर्विस माना है। ठीक है, तो और ऊपर वाला केस था वो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स की है आपकी। तो किसी डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस जब आप गुड्स दे रहे हैं यूज करने के लिए, जब आपने उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगी। फिर आता है आपका एंट्री नंबर 1C के अंदर, जैसे ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट। तो गुड्स का जो टाइटल है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं अंडर एन एग्रीमेंट वेयर प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप इन गुड्स पासिंग एट फ्यूचर डेट ऑन पेमेंट ऑफ फुल कॉन्सिडरेशन। तो कई बार क्या होता है गुड्स आप ना इंस्टॉलमेंट में सेल करते हो तो उसकी ओनरशिप कब मिलती है पर्सन को, जब वो फाइनल पेमेंट करके है कॉन्सिडरेशन की। तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन भी हमारी सप्लाई मानी जाएगी गुड्स की। तो देखते हैं किस टाइप की ट्रांजेक्शन है। तो इसमें आ गई इंस्टॉलमेंट सेल और हायर परचेज की ट्रांजेक्शन। इंस्टॉलमेंट सेल में होता है ना, जैसे आजकल आप मोबाइल खरीदते हो उसकी एक इंस्टॉलमेंट देगी बाकी आप बाद में पे करोगे, उसको इंस्टॉलमेंट सेल कहते हैं। हायर परचेज भी वही होता है। तो इन केसी में क्या है, तो हम जो भी इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर रहे हैं ओनरशिप जो आपको मिलती है वो मिलेगी बाद में जो फाइनल पेमेंट हो जाएगी। बट विद ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑन डे 1, पोजेशन आपको पहले दिन से मिल जाएगा। जैसे अपने कार खरीदी लोन लेके वो भी सेम केस है। बाकी जो ओनरशिप इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फुल कॉन्सिडरेशन। अच्छा सपोज करो आपने फुल पेमेंट नहीं करी ना, फिर वो जो सेलर है वो आपके आके गुड्स अपने वापस ले जा सकते हैं आपसे, इसका राइट है। तो इसलिए हम कहते हैं ओनरशिप आपको अभी नहीं मिली जब तक आप फाइनल पेमेंट नहीं करोगे। और ऑल इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, या हम कह सकते हैं ऑल इंस्टॉलमेंट्स। तो एक वुड बी सप्लाई, ये भी सप्लाई मानी जाएगी ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो जब आपने गुड्स का पोजेशन दे दिया है कस्टमर को तो वो समझो आपकी सप्लाई बन जाएगी।
सेकंड आती है लैंड और बिल्डिंग के केस में आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई मानी जाती हैं जिस पे जीएसटी चार्ज होता है। सप्लाई का मतलब मेन पर्पज यही है कि इस पे जीएसटी चार्ज होगा। एंट्री टू ए में कवर होता है ये है एनी लीज है, टेनेंसी है, ईजमेंट है, लाइसेंस है टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने लैंड को लीज पे किया है, टेनेंसी भी है, ईजमेंट लाइसेंस है, तो वो आपकी सप्लाई और सर्विस ही मानी जाएगी। तो इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग अ राइट टू कंस्ट्रक्ट ऑन ए लैंड बिलोंगिंग टू द ओनर इज रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर होता है आप ना लैंड देते हो अपनी बिल्डर को ताकि वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके है आपके बिहाफ पे, ओनर के बिहाफ पे, तो वो आपकी सप्लाई और सर्विस मानी जाएगी। तो सब आपने लीज पे देनी है, टेनेंसी रैंक पे देनी है, ईजमेंट होती है, लाइसेंस पे देनी है टू ऑक्यूपाई लैंड, तो वो आपकी सारी सर्विस ही मानी है। फिर आता है एंट्री टू की, इसमें आता है लीज और लैकिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। ये ऊपर वाला था लैंड सिर्फ, ठीक है, लैंड के। अब आता है बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है वो। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, पर आपने रैंक पे देनी है बिजनेस पर्पज के लिए। इधर होली और पार्टली इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये भी सर्विस की सप्लाई मानी गई। इसमें देखते हैं क्या एक्टिविटी ऑफ लीजिंग और लेटिंग आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सेज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और कॉमर्स से सप्लाई है एंड नॉट सप्लाई, पर किस केस में सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इफ यूज फॉर पर्पज ऑफ रेजिडेंस बिफोर या सर्विस और रैंकिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पर यूज एज रेजिडेंस ये एग्जाम। तो उन्होंने लिखा है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना ये कि आपकी, वो भी आपने आगे रैंक पे देनी है कॉमर्शियल पर्पज के लिए और बिजनेस और कॉमर्स के लिए। देखिए आप उसको भी रैंक पे दे रहे हो रेजिडेंशियल बिल्डिंग को रेजिडेंस के लिए, तो वो फिर एग्जाम कॉपी है, उसको नेगेटिव लिस्ट में हमने डाला हुआ है, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा उस रैंक के ऊपर, बस ये डिफरेंस है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो लीज रेंटल्स कलेक्टेड शैल बी टैक्सेबल एज सप्लाई सर्विसेज अंडर जीएसटी। अब जो भी लीज रैंक आपको मिलेगा उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा क्योंकि आपने बिल्डिंग रेंट पे की है कॉमर्शियल पर्पज के लिए। रेजिडेंशियल पर्पज है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, बस फिर वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो कई बार होता है ना गुड्स के ऊपर आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारा इसमें कवर होता है सप्लाई में। तो इसका देखते हैं क्या रूल है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे आपकी गुड्स है, आपने ना किसी जॉब वर्कर अपॉइंट किया, उसको दिए गई भाई मेरी इसकी पॉलिश करके गई है, गुड्स की पॉलिशिंग है, ग्राइंडिंग है, तो उसको कहते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। गुड्स है वेंडर की और जो काम कर रहा है वो कोई जॉब वर्कर है, तो सब इसको सप्लाई और सर्विस मानते हैं। तो एक तरीके से जो जॉब वर्कर है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। It means the activity would be regarded as job work only if carried out by for a registered principal। और ये जो जॉब वर्क एक्टिविटी है ये सप्लाई कभी मानी जाएगी बट इफ इट इज कैरिड आउट फॉर रजिस्टर्ड प्रिंसिपल। अब जिसने अपनी गुड्स भेजी है ना उसको जॉब वर्कर को, वो रजिस्टर्ड प्रिंसिपल होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पर्सनल पर्पज के लिए कोई काम करवा रहे हो वो टैक्सेबल नहीं है, तो बिजनेस पर्पज है तो तभी वो रजिस्टर होगा, फिर उस केस में वो सप्लाई बन जाएगी। एग्जाम्पल देखो, job work performed by a job worker like a dyeing of fabric in various colors। अब क्लॉथ मर्चेंट है, उसने क्लॉथ को डाई करवाना है डिफरेंट कलर्स के साथ, जिसको फैब्रिक भी कहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। द एक्टिविटी वुड बी रिगार्डेड सर्विस वेदर प्रिंसिपल इज रजिस्टर्ड और नॉट। बट इस केस में है कि अब आपका जो प्रिंसिपल है चाहे वो रजिस्टर है या नहीं है, पर वो जॉब वर्क परफॉर्म कर रहा है डाइंग ऑफ फैब्रिक यानी वेरियस कलर से बिजनेस पर्पज के लिए, तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। फिर आता है ये था थर्ड एंट्री। फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब आपने बिजनेस की एसेट ट्रांसफर कर दी है, वैसे हमने उसमें भी किया था विदाउट कंसीडरेशन में, आप परमानेंट ट्रांसफर कर दो बिजनेस एसेट्स की, ठीक है, तो जिस पर आईटी से वेल किया था वो भी सप्लाई की। उसमें देखते हैं क्या है एंट्री 4A में, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। उसमें आ गया कि यदि कंसिडरेशन भी मिल रहा है तो भी सप्लाई है, नहीं मिल रहा है तो भी सप्लाई है।
दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये गिवन सप्लाई में ना ये बता रहा है आपको, जब आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो डिस्पोजल ऑफ गुड्स का, ठीक है, या एसेट्स का, तो बाय बिजनेसमैन, और कितना आईटी से अवेल कर लिया था, हमने देखा था ये सप्लाई को है, पर वो किस चीज़ की सप्लाई है, गुड्स की है या सर्विस की। तो ये गिवन सप्लाई कवर करके तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। तो मेन पर्पज ये है, बस इसको इस शेड्यूल टू में डाल लें। फिर आता है एंट्री 4B, goods held or used for business are put to private use or are made available to any person for use for any purpose other than business। ये भी हमने किया था ना, बिजनेस की एसेट्स हैं वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करके हो, बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, वैगर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सर्विस की सप्लाई मानी जाएगी। तो इसका मतलब है, तो पॉजिटिव तो आपने परमानेंट ट्रांसफर की अपनी बिजनेस एसेट्स की, ठीक है, कैरिंग ऑन बिजनेस, वैगर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है आपकी। तो यदि आपकी है गुड्स हैव यूज फॉर बिजनेस आर टू प्राइवेट यूज, यदि आप उसको प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पज अगर क्या बिजनेस, यदि आप उसको पर्सनल प्रोफेशन में यूज कर रहे हो, ठीक है, वो फिर ट्रांसफर अब हमने यूज कर लिए अपने लिए, बस पर्सनल पर्पज के लिए, बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, वैगर नॉट फॉर कंसिडरेशन, एक सप्लाई और सर्विस। तो बस ये ड्रीम सप्लाई में कहता है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी जब पर्सनल पर्पज है, पर्सनल पर्पज नहीं है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। और तो अब क्या ये कॉन्सिडरेशन के लिए है या विदाउट कॉन्सिडरेशन, बस विदाउट कॉन्सिडरेशन हम उसमें भी कर चुके हैं, सप्लाई विदाउट कॉन्सिडरेशन शेड्यूल 1 के अंदर, तो वही पॉइंट सेम है आपका। तो फर्क इसमें एक्सप्लेनेशन है एंट्री 4B में, for any part of a business assets if put to use for private purpose shall be termed as supply or services। तो इस एंट्री ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये सप्लाई और सर्विस मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानी जाएगी जो पर्सनल पर्पज है। फॉर एग्जाम्पल अ डायरेक्टर यूजिंग कार प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर पर्सनल ट्रैवल, कंपनी ने डायरेक्टर को अब कार दी है बिजनेस पर्पज के लिए, पर वो यूज कर रहा है पर्सनल ट्रैवल के लिए, फिर समझो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानी जाएगी। तो उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा जितनी भी वैल्यू बनती है। It means in this case there would be no need to reverse the input tax credit availed on the goods by the company although the same is put to non-business use। अब देखो कंपनी ने वो कार खरीदी थी, उसका आईटीसी भी अवेल कर लिया था, अब वो जो गुड्स हैं, वो जो कार है, वो डायरेक्टर ने यूज कर ली पर्सनल पर्पज के लिए, उसको सप्लाई बना लिया, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को मिला था ना कंपनी को, वो हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं जो भी डायरेक्टर की वैल्यू है। अब आती है एंट्री 4C क्या है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए पर्सन। ठीक है, आपके बिजनेस की एसेट्स हैं, तो जो भी पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है, वो सीजीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, पर अब उसने अपना बिजनेस जो है ना बंद कर दिया है, वो सीजीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, या उसकी टर्नओवर बहुत कम रह गई है तो वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं रहा। बट अब उसके बाद जो गुड्स पड़ी है ना स्टॉक में, तो गुड्स जो है शैल बी गिव टू बी सप्लाइड बाय हिम इन दी कोर्स ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। तो जो भी गुड्स पड़ी हैं उसके स्टॉक में और उसका बिजनेस अब बंद हो गया है, तो वो समझो उसकी जो वैल्यू है वो सप्लाई मानी जाएगी, किसकी की गुड्स की, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सेसेशन ऑफ बिजनेस, सेसेशन ऑफ बीइंग ए टैक्सेबल पर्सन कुड रिजल्ट फ्रॉम ईदर क्लोजर ऑफ बिजनेस वॉलंटरीली और अदरवाइज। और बिजनेस जो क्लोज हो रहा है वो कोई भी रीजन हो सकता है, बिजनेस आप वैसे क्लोज करके लॉस में जा रहे हैं, या वॉलंटरीली आपने अपनी इच्छा से कर दिया है, और एनी अदर रीजन, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गया बिजनेस, तो भी आप क्लोज कर सकते हो। तो हर केस में अब जो स्टॉक पड़ा है वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल है जैसे देखो, एक ट्रेजर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट सो इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम एंड जीएसटी शैल बी पेड। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, यदि बिजनेस आप ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न होता है जिसमें अमलगामेशन होती है, उसको कहते हैं ऑन ए लॉक स्टॉक एंड बैरल बेसिस, ठीक, टू एनएजर पर्सन इन स्कीम ऑफ अमलगामेशन, तो उस केस में वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अमलगामेशन के केस में सेकंड एक्सेप्शन है, बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, या आपका बिजनेस किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ने टेक ओवर कर लिया है और जो टैक्सेबल पर्सन है, तो फिर क्योंकि वो जब आगे सेल करेगा उसको टैक्स वैसे ही लग जाएगा। तो इसलिए जब
हम बिजनेस क्लोज करेंगे उस टाइम जीएसटी नहीं चार्ज होगा, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इन बोथ the cases the business is continued, therefore it will not be considered as supply of goods। अब देखो ये जो एंट्री कहती है ना, ये कहती है गुड्स फॉर्मिंग जो है पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरी ऑन बाय पर्सन हु सीजेज टू बी टैक्सेबल पर्सन, जिसने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है। पर इस केस में क्या है, जो अभी नेक्स्ट किया है हमने, तो इसमें वो कह रहे हैं जब आपकी जैसे अमलगामेशन होगी एक्सेप्शन में स्टॉक एज ए गोइंग कंसर्न, और या दूसरा केस हमने किया बिजनेस ही कैरी ऑन बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, आपका बिजनेस क्लोज नहीं हुआ ना, दूसरी कंपनी ने या दूसरे पर्सन ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो उसको कहते हैं कि बिजनेस ये कंटिन्यूड है, देयरफॉर इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर आता है एंट्री 5A रैंकिंग। रैंकिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब आप दोगे रैंक पे, चाहे बिल्डिंग है क्या लैंड है, वो सर्विसेज मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके हैं, वो भी उनकी सर्विस मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशन करवानी है, अपने कोई अल्ट्रेशन है, रीप्लेसमेंट है, रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर का कोई भी बिल्डिंग है आपकी। अब कौन सी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन नहीं मानी जाएंगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर व्हेन द एंटायर कंसीडरेशन रिसीव आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवरी अर्लियर। जब अगर ये बिल्डर होते हैं ना, वो फ्लैट बना के सेल करते हैं, उस केस में क्या है, आपने फ्लैट बनाया और जो कंसीडरेशन था वो आपको रिसीव होगा आफ्टर इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन बाय द बायर, तो उस केस में ये सर्विस नहीं मानी जाएगी, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो समय हमने लिखा ना नॉट कंस्ट्रक्शन, नॉट कंस्ट्रक्शन मीन देखो 5B की एंट्री है ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही है, तो समझो वो इसमें कवर नहीं होगा आपका, पर वैसे टैक्सेबल है, तो जो वो कंस्ट्रक्शन होगी आपकी आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो आपकी गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी। अब ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है उस एरिया की, तो उसका भी मीनिंग बताया हमने। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट और एनी ऑथराइज्ड अथॉरिटी सच एज एन आर्किटेक्ट, अ चार्टर्ड इंजीनियर और ए लाइसेंस्ड सर्वेयर। ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होते हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस पर्पज की है। फिर आता है एंट्री 5C में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR। ये होता है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे आपने कोई पेटेंट डेवलप किया, अब वो आप किसी दूसरे को वेरियल यूज करने के लिए, तो वो आपकी सप्लाई सर्विसेज मानी जाएगी। ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सॉफ्टवेयर इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखिए आप कोई पर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, कस्टमाइज करने की सर्विसेज दे रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सॉफ्टवेयर ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानी जाएगी, द सप्लाई ऑफ प्री डेवलप्ड और प्री डिजाइन सॉफ्टवेयर इन एनी मीडियम मीन्स स्टोरेज कॉमनली बोथ ऑफ द शेल्फ और मेकिंग अवेलेबल ऑफ सॉफ्टवेयर थ्रू द यूज ऑफ एन्क्रिप्शन कीज इज रिगार्डेड सप्लाई ऑफ गुड्स। इधर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको पेन ड्राइव में डाल के मार्केट में मिल रहा है, तो उसको फिर हम गुड्स मांगते हैं, तो वो क्योंकि वो होता है प्री डेवलप्ड है, पहले से डेवलप कर रखा है, या प्री डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है, तो वो आपको मार्केट में मिलेगा किसी आइटम के, जैसे पहले CD चलती थी, आजकल पेन ड्राइव चल रही है या हार्ड डिस्क है, उसके थ्रू आपको मिल रहा है, तो वो हम गुड्स मांगे। इसमें था ये जो टेक्नीशियन होता है, जो पहला केस किया था डेवलपिंग डिजाइनिंग का, ये वो खुद डेवलप कर रहा है पर्सनल, तो ये सर्विस मानेगी। एग्जाम्पल ये है देखो, सप्लाई ऑफ GST रिलेटेड सॉफ्टवेयर टू बिजनेसेज फॉर स्मूथ, ये है GST से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं मार्केट में ना, वो आप खरीद सकते हो बिजनेस के लिए, फॉर स्मूथ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स एंड अकाउंट्स। ये आपकी जो है, आपने GST रिलेटेड आपने सॉफ्टवेयर की सर्विस ही अवेल की है किसी प्रोफेशनल से, वो आपकी सर्विस ही मानी जाएगी। और देखिए अब यही सॉफ्टवेयर बना बनाया खरीद रहे हो पेन ड्राइव में, फिर वो गुड्स मानी जाएगी। एंट्री 5B एक्शन।
So agreeing to obligation, to refrain from an act, or to tolerate an act or situation, or to do an act. देखिए आप किसी काम को मना करके हो, ठीक है, या टॉलरेट करके हो या परफॉर्म करके हो, वो सप्लाई और सर्विस ही मानी जाएगी। एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसमें? जैसे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट फॉर फीस। आपने एग्रीमेंट कर लिया किसी कॉम्पिटिटर के साथ कि मैं आपके साथ कंपटीशन नहीं करूंगा और उसके बदले में ले लिया अपनी फीस। तो समझो फिर ये आपके आगे टॉलरेट एन एक्ट, क्या आप टॉलरेट कर रहे हो या रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, क्या मना कर रहे हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, उसके बदले में मैं पैसे ले रहा हूँ, ये सप्लाई और सर्विसिंग मानी जाएगी। अच्छा, नोटिस पीरियड रिकवरी, ये हमने किया था, एम्प्लॉय ने टाइम नहीं दिया, जैसे कम टाइम दिया, उसने छोड़ कर जाना था, तो उसकी कुछ सैलरी एम्प्लॉयर ने रिटेन कर दी, तो वो जो पैसा है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। एडिशनल अमाउंट एग्री अपॉन फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो अगर आपको एडिशनल अमाउंट रिसीव होता है जब आपका डिस्प्यूट सेटल होता है या आपने पे करना है, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पेमेंट को लिक्विडेटेड डैमेजेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस और शॉर्ट परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, पूरा फुल परफॉर्म नहीं किया या कम किया परफॉर्म, उसमें आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी लिक्विडेटेड डैमेजेज की, राइट। तो पेमेंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो वो फिर आपकी जो है सप्लाई मानी जाएगी ऑफ सर्विसेज की। अब कौन से केस है जो सप्लाई नहीं माने जाएंगे? हाउएवर, द फाइन और पेनल्टी चार्जेबल द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ स्टैट्यूट और बाय लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस आर नॉट लिवायबल टू जीएसटी। अभी हम ना एक डिस्कस करेंगे नेगेटिव लिस्ट में कि जब गवर्नमेंट सर्विसेज देती है और उसको आप परफॉर्म नहीं करते हैं टाइम पर, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एक्टिविटी बता रखी है जो आप वायलेट करते हो, उसके बदले में गवर्नमेंट फाइन या पेनल्टी लगाती है, तो उस फाइन या पेनल्टी पे जीएसटी नहीं लगेगा। इट मीन्स वी आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। सच फाइन्स और पेनल्टीज आर नॉट रिकवर्ड, क्योंकि ये फाइन या पेनल्टी जो मिल रही है गवर्नमेंट को, दिस इज नॉट रिकवर्ड फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। तो ये हम इसलिए रिकवर नहीं करनी है गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को टॉलरेट करना पड़ता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट क्या होते हैं हमारे? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज फॉर कैश डेबिट पेमेंट और अगर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। आपने गुड्स को राइट ट्रांसफर कर दिया, उसके बदले में क्या कैश ले लो या पेमेंट बाद में आएगी या कोई और कंसीडरेशन, तो वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। फिर आती है आपकी कुछ कंपोजिट सप्लाईज होती है। कंपोजिट सप्लाई और सर्विस इंक्लूड, वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अलग से भी नेक्स्ट लेक्चर में, पर यहाँ मीनिंग देखेंगे। देखो एंट्री 6 में लिखा है वर्क से कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ये हमारी सर्विस मानी जाएगी, क्योंकि गेम सप्लाई हुआ है, ये बता भी रहा है कि आपने इसको गुड्स सप्लाई मानना है या सर्विस मानना है। तो अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, जो कॉन्ट्रैक्टर लेके हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, फिर बिल्डिंग बनाकर लेके हैं, तो वो सर्विस मानी जाएगी। वर्क से कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, ये सारे टर्म्स हैं आपके। रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये आपकी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है और ये सप्लाई सर्विस मानेंगे हम। एंट्री 6 बी में आता है सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर व्हेन इज सच सप्लाई फॉर कैश डेबिट पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अब आपको फूड दे रहे हो, ठीक है, या अगर आर्टिकल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या कोई ड्रिंक है, ड्रिंक में बस वाइन नहीं होनी चाहिए, और उसके बदले में आप पेमेंट ले रहे हो कैश में या जैसा फ्यूचर में आएगी, तो वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइंग फूड इन कॉलेज हॉस्टल और मेस। तो सप्लाई बाय अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, अब जो कंपनी नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर फॉर कैश
deferred payment or other valuable consideration is supply of goods. Example है a local club supplies snacks etc. to its members during monthly meeting for a nominal payment. जैसे एसोसिएशन बनी होती है ना, क्लब्स होते हैं, उनके मेंबर होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे आपको फ्री सप्लाई आ रही है, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो गुड्स है, तो जिसे ये, और ये हम चाहे कैश में दे रहे हैं उनको, डेफर्ड पेमेंट है या पेमेंट बाद में लेंगे उनसे, और अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे कंटिन्यू में चल रहे हैं, हमारा टॉपिक वही चल रहा है, स्कोप या टाइप्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो पहले हमने डेफिनेशन जिसका सीखी, फिर हमने की सप्लाई फॉर कंसीडरेशन, फिर हमने की सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, अब आज हमने की डीम्ड सप्लाई। उसका एग्जांपल देखते हैं। तो क्या है, ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओन्ड बाय ए एंड बी वेयर ए ट्रांसफर हिज शेयर इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू सी। ये सप्लाई, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें ए और बी दोनों का शेयर है, ए ने अपना शेयर सी को ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या ट्रांसफर होगा, उसका टाइटल या उसका राइट टू यूज। तो वो आपकी एक्ट सेक्शन 7 बन गई, लीगल गारंटी बन गई, और शेड्यूल 2 ट्रांसफर ऑफ शेयर इन प्रॉपर्टी, ये सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी जब आप ट्रांसफर करते हैं अपना राइट प्रॉपर्टी में, या सीकिंग सप्लाई। एग्जाम्पल 35 में ए प्रोवाइड्स ए मशीन टू बी एंड ही परमिट्स बी टू यूज द मशीन प्रोवाइडेड बी पेज फॉर द मशीन आफ्टर 2 मंथ्स देन द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू बी। ये जो सप्लाई, ए ने बी को एक मशीन भेजी तो कहता आप इसको यूज कर लो, और फिर आपको 2 महीने के बाद जो है मुझे वापस चाहिए ना, जब बैंक का प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर, तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? हमने उसको पोजेशन दे दिया ना, उसको मशीन यूज करेगा, 2 महीने बाद वो वापस कर देगा। तो एक्ट पर सेक्शन 7 बनेगी, रीड वी 91 ऑफ शेड्यूल 2 ट्रांसफर प्रॉपर्टी गुड्स एक्ट फ्यूचर गेट फॉर कंसीडरेशन इज सप्लाई ऑफ गुड्स। पैसे आगे मिलेंगे, पर आपने ओके राइट दे दिया उसको यूज करने का, तो आपकी सप्लाई मानेंगे। एग्जाम्पल 36, इफ ए रेगुलेशन प्रीमिसी इज यूज फॉर रेगुलेशन पर्पज एज वेल एज फॉर सम बिजनेस पर्पज। हमने किया था रेगुलेशन प्रीमिसी, जब आप रेगुलेशन पर्पज में यूज करोगे, चाहे आपने किराए पर भी किया है, लेकआउट किया है, पर वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि रेगुलेशन प्रीमिसी है यूज फॉर रेगुलेशन पर्पज एज वेल एज फॉर सम बिजनेस पर्पज आल्सो, वैसे का लीजिंग ऑफ रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस पर्पज शैल बी सप्लाई और नॉट। डिटरमिन इफ फ्लोइंग एक्टिविटीज आर सप्लाई और नॉट। देखो सबसे पहले और भी एक्टिविटी हमने डिस्कस की है इसके साथ में, लेक्चरर प्रोवाइड्स कोचिंग टू एक्ट इट्स रेजिडेंस, एडवोकेट और अकाउंटेंट और डॉक्टर कैरिंग ऑन प्रोफेशनल एक्टिविटीज एक्ट इट्स रेजिडेंस, बिजनेसमैन स्टोर्स गुड्स इन द रेगुलेशन प्रीमिसेस। देखो सारे रेगुलेशन प्रीमिसेस हैं, पर वो बिजनेस पर्पज में यूज हो रहे हैं। तो हमारा रूल क्या था, एक्ट सेक्शन 7 बन गई, एंटी नंबर शेड्यूल सेकंड 2 पैरा 2 क्लोज बी, इट इज सप्लाई सर्विस एंड लायबल टू जीएसटी। तो जब आप अपनी रेगुलेशन प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज करोगे तो वो सप्लाई सर्विस मानी जाएगी और उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा, लायबल टू जीएसटी। एग्जाम्पल 37, a trader of steel articles purchases steel bars of 5 meters for 50,000। तो एक ट्रेजर है, वो स्टील आर्टिकल परचेज करता है, उसने स्टील के बार खरीदे हैं, बार होते हैं शीट्स होते हैं स्टील के 5 मीटर और 50,000 में, एंड ही गेव दी स्टील बार टू बी जॉब वर्कर फॉर कटिंग द बार्स फॉर विच बी चार्ज 50,000 एज जॉब वर्कर। फिर तो उसी कटिंग करने के लिए जॉब वर्कर को दे दिया, उसने चार्ज लिए अपने 15,000 के। तो क्या ये सप्लाई है ऑफ सर्विस बाय बी टू ए एंड लायबल टू पे जीएसटी? एक्ट सेक्शन 7 बी लीगल एंट्री 3 ऑफ शेड्यूल 2 बी बीइंग ए जॉब वर्कर इज लायबल टू पे जीएसटी एंड वैल्यू ऑफ जॉब वर्क चार्जिंग ऑफ रुपीज 15,000 इज वैल्यू सप्लाई ऑफ सर्विस। और जो 15,000 के चार्जिंग है वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। एग्जाम्पल 38, तो ए लिमिटेड सप्लाई रॉ मटेरियल टू ए जॉब वर्कर बी लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर। अब लीकर में कोई जीएसटी लगता नहीं है वैसे, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो आफ्टर completing a job work, the finished product of 3,000 beer bottles are returned to A Limited, putting the retail price as 300 on each bottle। तो उसने जॉब वर्क पूरा करके फिनिश प्रोडक्ट बना के बियर बॉटल्स था वो एक को वापस दे दी, उस पर रिटेल प्राइस डाल गया 300 रुपये इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज। बी लिमिटेड ने चार्ज किया ₹100 पर बोतल है जॉब वर्क चार्ज ऑफ कैरिंग आउट ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम ए लिमिटेड।
बी ने 100 रुपये लिए आपसे पर बोतल उसके जॉब वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो पाएंगे जीएसटी लाइबिलिटी रेट के 9% सीजीएसटी एंड यूपी जीएसटी इज इनकी हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड। तो आपको दोनों रेट्स दिए हैं, तो आपको जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आंसर देखो क्या बनेगा। After Section 7(1)(b) and Entry 3 of Schedule 2, carrying out of intermediate production process, हमने क्या है ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग कुछ भी करके of alcoholic liquor for human consumption job work basis supply of service and liability to GST। GST लाइबिलिटी क्या करेंगे, CGST 3000 बोतल है, तो उसने अपने चार्ज लिए हैं 100 रुपये, MRP नहीं मैटर करेगा, तो 3 लाख में 9% CGST है, ऐसे SGST आ गया और टोटल GST लाइबिलिटी आ गई जॉब वर्कर। तो एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड कार to one of the director for personal use and charge a fee of ₹20,000 per month is a supply of service at the section yes it is a supply of service and taxable। तो जब हम डायरेक्टर को दोगे ना पर्सनल यूज के लिए आप कार, ठीक है, तो वो आपकी उसकी जितनी भी वो बनेगी चार्जेज वो सप्लाई मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल 40, मिस्टर मोहन being a owner of shop is a registered person under GST। तो ही है डिसाइडेड टू क्लोज ए बिजनेस, अब ये आ गया उसने बिजनेस क्लोज कर दिया एंड टेक्स ओवर अनसोल्ड स्टॉक ऑफ 10 लाख फॉर पर्सनल यूज इट इज सप्लाई। यस हमने किया था एक्ट सेक्शन 7(1)(b) एंट्री 4 और शेड्यूल 2 की सप्लाई मानी जाएगी ऑफ गुड्स जीएसटी शैल बी पेएबल ऑन वैल्यू ₹10 लाख प्रोवाइडेड आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच स्टॉक, क्योंकि उसने आईटी से अवेल किया था परचेज के टाइम, तो अब वो सप्लाई मानी जाएगी जब वो पर्सनली कंज्यूम करेगा अपने ही स्टॉक को। A builder has entered into agreement to sell a flat to customer। बिल्डर ने फ्लैट बेचना है, टोटल कंसिडरेशन उसने ऐसे डिटरमिन किया है, प्राइस ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग अ पोर्शन वैल्यू ऑफ लैंड, प्राइम लोकेशन चार्जेज फॉर गेटिंग ए सी व्यू एंड चार्जेज फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर कवरेज ऑफ पार्किंग। और जो फ्लैट है उसने फ्लैट की वैल्यू कैसे निकाली है, लैंड की वैल्यू, फिर उसने सी व्यू दे रहा है उसकी वैल्यू और जो पार्किंग स्पेस मिलेगी। Builder received part payment of 20 lakhs before construction was completed and balance amount was received after obtaining completion certificate from the competent authority। तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सर्विसेज? एंड फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी इफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 6% each। Factor section 7(1)(b) legal entry 5(b) of schedule 2 if it is supply of service and taxable value supply is 57 है। जीएसटी लाइबिलिटी 57 इंटू 12%। अब देखो 57 लाख कितनी बनी, 50 लाख इज 5 इज 2 लाख इज, तो टोटल सप्लाई आपकी बनी है। एग्जाम्पल 42, एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स सप्लाई सर्विसेज रिलेटिंग टू आईटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वैल्यू टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी लाइबिलिटी रेट टू सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। देखो डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर एंड सेल ऑफ प्री पैकेज है सॉफ्टवेयर कुक एंड मीडिया। देखो पहले वाली जो सप्लाई है सर्विसेज की 10 लाख की, दूसरी वाली आपने मीडिया में डाल के उसको बेच दिया सेल कर दिया प्री पैकेज, तो ये आपकी गुड्स बनी है। एक्ट सेक्शन 7(1)(b) रीडिंग एंट्री 5(b) ऑफ शेड्यूल 2 इट इज सप्लाई सर्विस एंड टैक्सेबल वैल्यू सर्विस इज 35 लाख एंड जीएसटी लाइबिलिटी इज 630। अब ये जो है ना आपने डेवलपमेंट करी डिजाइनिंग करी आईटी सॉफ्टवेयर की और उसके साथ ही आपको प्री पैकेज जो सॉफ्टवेयर पुट ऑन मीडिया में जो डाला है वो भी आपने उसके साथ ही बेचा है, इसलिए हमने इसको कंबाइन कर दिया है कि आपकी पूरी पूरी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। 43 एग्जाम्पल नंबर, बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव्स अपॉइंटमेंट टू ए क्लाइंट सी रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी फॉर 10 AM ऑन फ्राइडे। तो बी ने जो अपने क्लाइंट को अपॉइंटमेंट का टाइम दिया, सी कैंसिल का अपॉइंटमेंट एट 9 AM ऑन फ्राइडे, और उसने 9 बजे पहले ही कैंसिल करके 1 आवर बिफोर अपॉइंटमेंट दे। तो जो एडवांस पेड बाय सी था फॉर सीकिंग अपॉइंटमेंट ये फॉरफिटी बाय बी फॉर कैंसिलिंग अपॉइंटमेंट। पर अब जो एडवांस दिया था सी ने अपॉइंटमेंट के लिए वो फॉरफिट कर लिया बी ने। तो दैट इन कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फॉरफिचर ऑफ एडवांस इज सप्लाई सर्विस बाय बी टू सी, तो क्या वो सर्विस मानी जाएगी बी के द्वारा। एक्ट सेक्शन 7(1)(b) रीड विद एंट्री 5(e) ऑफ शेड्यूल सेकंड एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज क्रिटिकल सप्लाई सर्विस।
यदि आप कोई काम नहीं कर पाते ना एग्री करके रिफ्रेन करने से, तो वो सर्विस मानी जाएगी। So in the given case, B is refrained from entering into any other contract with the person at the given appointment time. अब B ने जब C के साथ एग्रीमेंट कर लिया, अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, ठीक है, 10 बजे की, तो अब इसका मतलब है कि अब B के रिफ्रेन्ड फ्रॉम एंटरिंग एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, अब B कोई और कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता विद अदर पर्सन एट द गिवन अपॉइंटमेंट डेट। जिसे कहा गया सप्लाई ऑफ सर्विस देयरफॉर फॉरफिटेड अमाउंट इज लिवायबल टू पीएससी। एक तरीके से ये रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटी जो है वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर पीपल, Ram has given his tempos on hire to Mohan for transportation of food stuff for 25 lakhs। ये इसने हायर मतलब रेंट पे लिए अपने टेम्पो। तो ही has also transferred the right to issue such tempos to Mohan। तो उसने जो राइट था स्यू करने का टेम्पू के ऊपर वो भी मोहन को दे दिया है। जिससे लेकर राम के लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन द सेट ट्रांजैक्शन। तो आंसर है एज पर सेक्शन 7(1)(b) रीड विद एंट्री 5(f) ऑफ शेड्यूल सेकंड टू सीजीएसटी इफ इट रिक्वायर्स सप्लाई सर्विस, हेंस राम इज लायबल टू पे जीएसटी। फिर आके हमने किया था कि सेक्शन 7(3) के अंदर भी कि गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है कि ये गेम सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सर्विस। देखो 7(3)(a) क्लोज में आता है गेम सप्लाई ऑफ गुड्स कब है, गवर्नमेंट में नोटिफाई द एक्टिविटी एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो खुद नोटिफाई करेगी कि इसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे या सर्विस की। ऐसे सेक्शन 7(3)(b) है गेम सप्लाई ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट में नोटिफाई द एक्टिविटीज एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्विस को भी मतलब है कि यूज कर सकती है एज ए सप्लाई।